SESVL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर कोई रिस्क का एरिया हमने स्टार्ट किया हुआ था। क्या ख्याल है? अभी तक हम एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कवर कर चुके 6 पॉइंट्स। डिफाइनिंग रिस्क एपेटाइट, आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिस्क, प्रायोरिटाइजिंग रिस्क, कंट्रोलिंग रिस्क, मॉनिटरिंग रिस्क एंड रिपोर्टिंग ऑन रिस्क। और कंट्रोल कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट देखते हुए टारा फ्रेमवर्क। रिस्क मैनेजर हमने कवर कर लिया कौन होता है। इसके अलावा हमने एम्बेडेड रिस्क टॉपिक कवर कर लिया। इसके अलावा कोरिलेशन ऑफ रिस्क कवर कर लिया। इसके अलावा लार्प प्रिंसिपल कवर कर लिया। और इसके अलावा हमने रिस्क परसेप्शन, ऑब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट, सब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट कवर कर लिया। कुछ हमने नोट्स के अंदर से चीज़ें पढ़ ली। कैटेगरीज ऑफ रिस्क हमने कवर कर ली। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है, ऑपरेशन रिस्क क्या होता है, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है, जेनेरिक रिस्क क्या होता है, और एक एग्जाम्पल हमने कवर कर ली रिस्क की डिफरेंट टाइप्स। थोड़ा और आगे चलते हैं चैप्टर में। अगर हम थोड़ा सा आगे मूव हों तो पेज 43 पे हमें एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ERM। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ERM फ्रेमवर्क मीन रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो 6 स्टेजेस के थ्रू ही। क्या आपने क्या करना है, पहले रिस्क एपेटाइट डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करने हैं बिजनेस रिस्क, उनको प्रायोरिटाइज करना है, कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना है। एक रिस्क को मैनेज करने का फ्रेमवर्क जो है वो कोसो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी दिया। ये रिस्क को कैसे मैनेज करना है तो उसका एक फ्रेमवर्क ERM फ्रेमवर्क बाय कोसो भी है। कोसो क्या कहता है कि बिजनेस रिस्क को मैनेज करते वक्त आपने रिस्क मैनेज करनी है रिलेटिंग टू 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटिंग टू 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्क मैनेज करने हैं आपने रिलेटिंग टू 4 लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और रिस्क मैनेज करने हैं आपने रिलेटिंग टू 8 फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या कहता है कोसो ERM फ्रेमवर्क के बिजनेस रिस्क को मैनेज करते वक्त आपने क्या करना है, रिस्क मैनेज करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, कंट्रोल मैनेज करने हैं रिलेटिंग टू 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 4 लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और 8 फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 4 ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। रिस्क आपने मैनेज करने हैं 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और 4 ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल नहीं, यहाँ पे आ गया स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। मीन आपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मीन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिस्क आइडेंटिफाई मैनेज करने हैं, ऑपरेशनल मीन शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है क्या क्या रिस्क हैं वो मैनेज करने हैं, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन के रिस्क भी देखने हैं, और रिपोर्टिंग से भी रिस्क देखने हैं कि ट्रांसपेरेंसी मीट करनी है और हमें कंप्लीट रिपोर्टिंग ऑन टाइम करनी है। फिर आपने रिस्क मैनेज करने हैं रिलेटिंग टू 4 लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और 4 लेवल क्या हैं, एक है सब्सिडियरी, एक है बिजनेस यूनिट, एक है डिवीजन और एक है एंटिटी। मीन आपने रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई मैनेज करने हैं। अगर आपकी कोई सब्सिडियरी है तो उससे रिलेटेड भी, बिजनेस यूनिट मीन कोई ब्रांच है तो उससे रिलेटेड भी, कोई डिवीजन मीन डिफरेंट कंट्री वाइज डिवीजन बना देते हैं लोग या प्रोडक्ट वाइज डिवीजन बनाते हैं तो डिवीजन वाइज भी देखने हैं आपने। और एंटिटी मीन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से भी आपने देखने कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई मैनेज करना है। और आपने क्या करना है, रिस्क मैनेज करने हैं रिलेटिंग टू 8 फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। और वो 8 फंक्शंस क्या हैं, उन 8 फंक्शंस में 5 फंक्शंस हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या हैं, एक तो है कंट्रोल एनवायरनमेंट,
एक है रिस्क असेसमेंट, एक है इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक है कंट्रोल एक्टिविटीज, इसके अलावा था मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो ये क्या है, वही कंट्रोल सिस्टम के जो 5 कंपोनेंट थे वही यहाँ पे 8 फंक्शंस में आ गए। बाकी 3 फंक्शंस नए और क्या हैं, एक है ऑब्जेक्टिव सेटिंग, एक है रिस्क रिस्पॉन्स और एक है इवेंट्स आइडेंटिफिकेशन। सो मेनली हमने लर्न क्या करना है, हमने लर्न करने हैं ये 4 ऑब्जेक्टिव के नाम, हमने लर्न करने हैं ये 4 लेवल्स के नाम और हमने लर्न करने हैं ये 8 फंक्शंस के नाम। और ये 8 फंक्शंस के नाम में से अगर आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ा हुआ है तो ये 5 फंक्शंस आपने ऑलरेडी लर्न किए हुए हैं। सो कहना क्या चाह रहा है, कोसो ERM फ्रेमवर्क एक बिजनेस को रिस्क मैनेज करते वक्त रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, मैनेज करने हैं रिलेटिंग टू 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो 4 ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, कंप्लायंस, रिपोर्टिंग। रिस्क मैनेज करने हैं रिलेटिंग टू 4 लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और वो लेवल्स क्या हैं, सब्सिडरी लेवल है, बिजनेस यूनिट लेवल है, डिविजनल लेवल है या फिर एंटिटी होल ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। ये आपको रिस्क मैनेज करने रिलेटिंग टू 8 फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब था एटीट्यूड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉन एट टॉप, कि आपको देखना है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का एटीट्यूड रिगार्डिंग रिस्क, रिगार्डिंग पॉलिसीज पॉजिटिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो दिस मीन यहाँ पे रिस्क है तो उसे पहले मैनेज करना है। आपको देखना है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मीन आप रिस्क को प्रॉपर्ली असेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कैसे असेस करना है रिस्क को कैसे असेस करना है, उसकी आपने देखनी है प्रायोरिटी को, उसका आपने इम्पैक्ट देखना है कि कितना बिजनेस के ऊपर ये इम्पैक्ट डाल रहा है। और अगर इम्पैक्ट प्रायोरिटी आपने प्रॉपर सेट नहीं की तो उस सूरत में मसले आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग सिस्टम को कि क्विक, रैपिड, फास्ट है या नहीं है। और अगर नहीं है तो इसको आपने देखना है कि कैसे फास्ट में आ जा सकता है, क्यों अगर ये स्लो है तो दिस मीन रिस्क है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के आपने कंट्रोल लगाने हैं, लाइक कोई फिजिकल कंट्रोल, CCTV कैमराज लगाने हैं, हाई वैल्यू इन्वेंट्री को आपने लॉक रूम में रखना है, कुछ सुपरविजन करनी है स्टाफ की, कोई कैलकुलेशन वर्क कर रहा है तो उसका अर्थमेटिक चेक परफॉर्म करना है, तो देखना है ये कंट्रोल भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल देखना है कि कंट्रोल सिर्फ इंप्लीमेंट नहीं, उनकी मॉनिटरिंग बाय इंटरनल ऑडिटर भी होनी चाहिए। और अगर मॉनिटरिंग इफेक्टिव हो रही है दिस मीन रिस्क नहीं है, लेकिन अगर इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं हो रही तो रिस्क है। फिर आपने ऑब्जेक्टिव सेट करना होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के, तो देखना है उसमें आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हर तरह के ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्ली कंसीडर करने हैं। क्यों अगर आपने कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉपर सेट नहीं किया तो अल्टीमेटली फिर वो एक्टिविटी में क्या होगा, रिस्क होगा। फिर आपने रिस्क रिस्पॉन्स मीन रिस्क के अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्या देना है। रिस्पॉन्स मीन किस रिस्क को रिड्यूस करना है, किसको ट्रांसफर करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको अवॉइड करना है। तो उसमें आपने प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को प्रॉपर्ली कंसीडर करना है। अगर प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट को प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं किया तो आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं होगा। साथ आपने क्या देखना है, इवेंट्स आइडेंटिफिकेशन मीन फ्यूचर कुछ इवेंट्स जो मार्केट इंडस्ट्री में हो रहे होते हैं उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है ताकि उनके अगेंस्ट भी आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर सको। हाँ, अगर वो इवेंट्स आपने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किए तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं होगा। रिस्पॉन्ड प्रॉपर नहीं होगा तो बिजनेस के लिए क्या होगा, रिस्क होगा। सो एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, आज तक पास में कभी भी एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, लेकिन चूंकि सिलेबस का पार्ट है तो थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोसो ERM फ्रेमवर्क वाइल मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, हमें रिस्क मैनेज करने हैं रिलेटिंग टू 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, कंप्लायंस, रिपोर्टिंग, 4 लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सब्सिडियरी, बिजनेस यूनिट, डिविजनल या एंटिटी लेवल, और रिलेटिंग टू 8 फंक्शंस ऑफ द बिजनेस मीन मेनली हमें ये 16 हेडिंग लर्न करनी है। और अगर आ गया तो ये 16 हेडिंग लिखने से ही एग्जामिनर हैप्पी हो जाएंगे कि इस मीन आपको नॉलेज है इसका। ठीक हो गया, चलते हैं थोड़ा और आगे, एक टॉपिक कवर करते हैं, एंजॉफ मैट्रिक्स। एंजॉफ मैट्रिक्स बेसिकली हमें बताती है कि एक बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड कैसे कर सकता है।
मैंने एक बिजनेस के पास एक्सपेंशन की क्या क्या ऑप्शंस या स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो स्ट्रैटेजीज हम डेवलप कर सकते हैं किसके थ्रू? एंजॉफ मैट्रिक्स के थ्रू। एंजॉफ मैट्रिक्स को प्रोडक्ट इनटू मार्केट मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है। मीन एक बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड करेगा, कैसे एक्सपैंड करेगा? या तो नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करके एक्सपैंड करेगा या फिर नई मार्केट्स में एंटर होकर एक्सपैंड करेगा। क्या ख्याल है? सो क्या कहना चाह रहा है एंजॉफ मैट्रिक्स? एक बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड करेगा या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के थ्रू, मीन अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है उसकी रेंज को बढ़ाएगा, मीन प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज करेगा, या फिर बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड करेगा कैसे? न्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू, मीन नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करके एक्सपैंड करेगा। जब कहता है कि बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड करेगा, कैसे एक्सपैंड करेगा? एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर रहते हुए ही, मीन किसी और मार्केट में एंटर नहीं हो रहा, या फिर किसी नई मार्केट में एंटर होके अपने आप को एक्सपैंड करेगा। और यहां से क्या बन गई हमारे पास? एक 2x2 मैट्रिक्स, जहां से एक बिजनेस के पास एक्सपेंशन की कुछ स्ट्रैटेजीज डेवलप हो गई। कहता है अगर बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट में रहते हुए ही, मीन ना तो किसी नई मार्केट में एंटर होना है, ना हमने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, लेकिन बिजनेस एक्सपैंड करना है, मीन सेल इंक्रीज करनी है, कस्टमर अपना बढ़ाना है, तो उसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन या फिर मार्केट कंसोलिडेशन। मार्केट पेनिट्रेशन या फिर मार्केट कंसोलिडेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या है? क्या आपने बिजनेस अपना बढ़ाना है, कस्टमर सेल इंक्रीज करनी है, कैसे? मार्केट को पेनिट्रेट करके, पेनिट्रेट मीन हिला के, मार्केट के अंदर खलबली मचा के। कैसे वो खलबली आप मचाओगे? थ्रू डिस्काउंट ऑफर्स या फिर हैवी एडवर्टाइजमेंट। ना तो आप किसी नई मार्केट में गए, ना आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च की, लेकिन अपना कस्टमर आपने इंक्रीज किया, अपनी सेल इंक्रीज की। कैसे? हैवी मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर खींचा, या फिर आपने डिस्काउंट ऑफर्स दे के कस्टमर खींचा। डिस्काउंट ऑफर्स, सेल अप टू 90% ऑफ, और साथ छोटा सा अप टू लिख दिया। कस्टमर आया, कहाँ है 90% ऑफ? वो तो बिक गया। ये काम की चीज़ पड़ी है 5%, 10% ऑफ पे। कस्टमर सोचता है मैं चलो आ गया हूँ, चलो यही ले जाता हूँ, 5% ऑफ भी मिल तो रहा है। तो ये क्या है? आपने अपना बिजनेस सेल एक्सपैंड की। कैसे? ना तो नई मार्केट में गए, ना नई प्रोडक्ट, मीन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर रहते हुए। पेनिट्रेशन क्या है? हैवी मार्केटिंग या फिर डिस्काउंट ऑफर्स। या क्या स्ट्रैटेजी है? मार्केट कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या है? कि छोटे छोटे कंपैटिटर्स को एक्वायर कर लो। उनको एक्वायर करने से क्या हुआ? उनकी दुकान पे भी आपका बोर्ड लग गया, और बोर्ड लगने से उनका कस्टमर भी किसके साथ अटैच हो गया? आपके साथ। इससे कंपटीशन भी खत्म हो गया और आपका बिजनेस भी एक्सपैंड हो गया। ना तो आप नई कोई मार्केट में गए, ना ही नई प्रोडक्ट में गए। ठीक हो गया? जब कहते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है? मार्केट वही जिसमें आप पहले ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन नई प्रोडक्ट के थ्रू, जिसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो किया गोरमे ने, गोरमे बेकरी के अंदर, कन्फेक्शनरी बेकरी के अंदर ही उसने क्या किया? आइसक्रीम रख ली, उसी के अंदर ही उसने बेवरेज रख लिया, उसी के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता सारी ग्रॉसरी आइटम रखना शुरू हो गया। मीन वो कस्टमर जो बाकी चीज़ें पहले किसी ग्रॉसरी स्टोर से ख़रीदता था, अब वो सारी की सारी चीज़ें गोरमे बेकरी से ही ख़रीदना शुरू हो गया है। तो ये क्या हुआ? कस्टमर आपका इंक्रीज़ हो गया। नई प्रोडक्ट के थ्रू मार्केट में आप नई में नहीं गए, उसी बेकरी के अंदर ही आपने क्या किया? नई प्रोडक्ट्स रख के कस्टमर को खींचा। एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन उस सूरत में अगर पहले वाली प्रोडक्ट्स में आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है, तो अगर पहले वाली प्रोडक्ट में कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो नई प्रोडक्ट भी पिट जाएंगी, मुंह नहीं लगाएगा वो। तो सक्सेसफुल है उस सूरत में अगर कस्टमर को आपने पहले वाली प्रोडक्ट्स में सेटिस्फाई किया हुआ है, तो मीन उसमें आपका मार्केट शेयर है। तो जब आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है? प्रोडक्ट वही जो आप पहले सेल कर रहे हो, लेकिन अब आप नई मार्केट में चले गए, जिसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या है? कि आपने क्या किया? एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दी, किसी बाहर के कंट्री में चले गए। गवर्नमेंट ने देखा भाई लाहौर मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई है। सैचुरेट मीन
कस्टमर उतना नहीं है जितने कंपैटर आ गए हैं। क्यों? और काफ़ी सारी बेकरीज खुल गई। गवर्नमेंट ने यहाँ से बेकरी उठाई, जाके इस्लामाबाद खोल दी, कराची खोल दी, मुल्तान फैसलाबाद खोल दी। ये क्या है? नई मार्केट में एंटर हो गए। उसने देखा यहाँ पे मार्केट सैचुरेट हो गई है, उसने यहाँ से गवर्नमेंट बेकरी उठाई, जाके कनाडा में खोल दी, जाके लंदन में खोल दी। मीन किसी और नई मार्केट में आप अपनी प्रोडक्ट को लेके चले गए। कब? जब होम मार्केट सैचुरेट कर गई है। तो क्या है? मार्केट डेवलपमेंट एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो कहता है कि बड़ी रिस्की भी है। क्यों? नई मार्केट में आप जा रहे हो, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे लोगों का टेस्ट कल्चर डिफरेंट हो सकता है। आप मिठाइयाँ बेच रहे हो, गोरे मिठाइयाँ नहीं खाते। इसलिए उसने क्या किया? लंदन में देखा कहाँ पे देसी रहते हैं ज़्यादा, अपनी पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी रहती है, उस एरिया में जाके खोली। कनाडा में उसने टारगेट किया कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन रहते हैं, मिठाइयाँ खाने वाले लोग, उस एरिया में जाके खोली। अगर गोरों के एरिया में खोलते तो फिर इन्वेस्टमेंट ज़ाया थी। इसलिए वेरी केयरफुली आपने मार्केट को प्रॉपर्ली सर्च करते हुए इस स्ट्रैटेजी पे जाना है। अब इनके साथ हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क क्या एसोसिएटेड है। तो मार्केट पेनिट्रेशन में रिस्क क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो बेनिफिशियल है, डिस्काउंट ऑफर जो है एडवर्टाइजमेंट कर लो, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म रिस्की है। क्यों? बिजनेस का नाम तबाह हो जाएगा। लाइक चैनवन, पूरा साल ही वहाँ पे सेल लगी होती है। गोरमे फर्नीचर, पूरा साल ही वहाँ पे अप टू 50% ऑफ लगा होता है, तो नाम बदनाम हो चुका है। क्या ख्याल है? तो इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की है। मार्केट कंसोलिडेशन ठीक है, अच्छी बात है कि आपने अपना कस्टमर भी बढ़ा लिया, कंपटीशन भी कम कर लिया, लेकिन जिसे आप कंसोलिडेट, जिसे एक्वायर कर रहे हो, उसके सिर्फ फ़ायदे नहीं, साथ उसकी मुसीबतें भी एक्वायर कर रहे हो। और इसलिए अपना बिजनेस कोई बेच रहा है, उसमें मसले हैं तो बेच रहा है, इसलिए थोड़ा केयरफुली उसको स्टडी करके, डिटेल उसको दे के कि इसमें क्या फड्डे मसले हैं, क्या वाकई ही ओवरकम कर सकते हैं, फिर इस स्ट्रैटेजी में जाना चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिस्की कब है? जब आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कस्टमर नहीं है। हाँ, अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कस्टमर है तो फिर तो सक्सेसफुल हो सकती है, अदरवाइज पिट जाएंगी नहीं इन्वेस्टमेंट भी। मार्केट डेवलपमेंट रिस्की है अगर आपने वहाँ का कल्चर, मार्केट को प्रॉपर्ली रिसर्च नहीं किया तो। जब कहते हैं बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सकता है थ्रू न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, प्रोडक्ट भी नहीं, मार्केट भी नहीं, जिसको नाम दिया जाता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन जो दो तरह की होती है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन एंड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि मिलती जुलती मार्केट में एंटर होना, मिलती जुलती मार्केट में एंटर होना। जो गवर्नमेंट ने किया कि क्या कर रहे थे, कन्फेक्शनरी बेकरी से एंटर हो गए बेवरेज में, कन्फेक्शनरी बेकरी से एंटर हो गए रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट से आगे एंटर हो गए कहाँ पे, कैटरिंग में। ये क्या है? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अनरिलेटेड क्या है? एक बिल्कुल ही डिफरेंट मार्केट में एंटर हो जाना, कि पहले आप कपड़ा बेचते थे, अब आपने कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी खोल लिया। या जो गवर्नमेंट ने किया, कन्फेक्शनरी बेकरी से गवर्नमेंट फर्नीचर में, गवर्नमेंट फार्मेसी, क्या है? अनरिलेटेड। और एक रिसर्च ये कहती है कि मोर देन 70% बिजनेस अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में फेल हो जाते हैं। इसलिए अगर डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो क्या करनी चाहिए? रिलेटेड रादर देन अनरिलेटेड। और गवर्नमेंट की भी देखा जाए तो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन सारी सक्सेसफुल है। अनरिलेटेड फार्मेसी बंद कर दी, फर्नीचर नहीं आगे एक्सपैंड किया, एक दो आउटलेट्स के अलावा आगे नहीं बढ़े। आगे प्लान थे गवर्नमेंट बैंक खोलने का, आगे प्लान था गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन का, आगे प्लान था गवर्नमेंट एयरलाइन का, लेकिन अनरिलेटेड सक्सेसफुल नहीं हुई। सो रिलेटेड लो रिस्की है, अनरिलेटेड हाई रिस्की है। क्यों? मोर देन 70% बिजनेस फेल हो जाते हैं किसमें? अनरिलेटेड में। हाँ, अगर डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो कौन सी करनी चाहिए? रिलेटेड। हाँ, अगर रिलेटेड का पास्ट में आपने टेस्ट लिया हुआ है और वो अच्छा टेस्ट था तो फिर तो अनरिलेटेड में जाओ। पहले ही स्टेप में डाइवर्सिफिकेशन और वो भी अनरिलेटेड, सीधा सीधा सुसाइड है, अवॉइड करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू एंड्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास बिजनेस को एक्सपैंड करने की कितनी स्ट्रैटेजीज हैं? 6। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट कंसोलिडेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और किसके साथ क्या क्या रिस्क हैं हमने मेनली अभी रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है।
आगे चल के ये मॉडल हम कहीं और भी अच्छी जगह पे अप्लाई करेंगे। मीन अभी इसकी एप्लीकेशन इतनी अच्छी नहीं है, आगे चल के हम कहीं अच्छी इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। सो नोट्स के अंदर हमने कोसो ERM फ्रेमवर्क पढ़ लिया। नोट्स के अंदर हमने पढ़ लिया क्या, कोरिलेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट भी कवर कर लिया था, और हमने एंड्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसके साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं वो पढ़ लिए। इसके अलावा अगर देखें तो चैप्टर में कुछ डिफरेंट रिस्क की जो है वो टर्म्स दी गई हैं जिनका हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्या टर्म्स दी गई हैं, एक टर्म दी गई है फंडामेंटल रिस्क। कौन सा रिस्क? फंडामेंटल रिस्क। वो कहते हैं फंडामेंटल रिस्क क्या है, ऐसा रिस्क जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करेगा और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मीन ऐसा रिस्क जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करेगा और इंडिविजुअल के कंट्रोल से बाहर है, लाइक एयर पॉल्यूशन। क्या ख्याल है कि एक इंडिविजुअल उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट लेवल पे तो शायद कंट्रोल हो, लेकिन एक इंडिविजुअल उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। पर्टिकुलर रिस्क क्या है, ऐसा रिस्क जो पूरी सोसाइटी को नहीं एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा और इंडिविजुअल इसे कंट्रोल कर सकता है। स्मोकिंग, ओबियसली जो बंदा कर रहा है उसे अफेक्ट करेगा, और स्मोकिंग बंद कर दे तो कंट्रोल हो गया। क्या है? सो ऐसा रिस्क जिसका इफेक्ट होल सोसाइटी को अफेक्ट करेगा और उसका इफेक्ट इंडिविजुअल के कंट्रोल से बाहर है, वो क्या है? फंडामेंटल। और ऐसा रिस्क जिसका कंट्रोल इंडिविजुअल के बस में है, जिसका इफेक्ट इंडिविजुअल के कंट्रोल में है, वो क्या है? पर्टिकुलर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है? ऐसा रिस्क जिसके आउटकम बोथ होंगे आइदर गुड और बैड। ऐसा रिस्क जिसके बोथ आउटकम होंगे, गुड भी हो सकते हैं बैड भी हो सकते हैं, वो क्या है? स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेशन से रिलेटेड है, मीन स्पेकुलेशन सट्टाबाजी में फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। जबकि प्योर रिस्क क्या है? ऐसा रिस्क जिसका आउटकम सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल बैड ही है, अच्छा उसका आउटकम नहीं है, स्मोकिंग या फिर असला। क्या ख्याल है? जिसका अच्छा आउटकम कोई नहीं है, नेगेटिव ही, हार्मफुल ही एक्टिव। और उसके बाद रिस्क एपेटाइट उसने दे दिया। रिस्क एपेटाइट क्या है? हाउ मच रिस्क अ कंपनी कैन अफोर्ड, जो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, रिस्क एटीट्यूड, ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स रिस्क, और रिस्क कैपेसिटी, हाउ मच रिस्क अ कंपनी कैन बियर इन मनी टर्म्स। स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है? ऐसा रिस्क जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बैड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की वजह से है। और ऑपरेशनल रिस्क ऐसा रिस्क जो ऑपरेशन लेवल पे पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी की सूरत में। और फाइनेंशियल रिस्क क्या है? लॉस की सूरत में है, सेल कम होने की सूरत में है, मीन फाइनेंस का जो भी प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क, रिस्क टू बिजनेस ड्यू टू पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट, मीन इनफ्लोज आउटफ्लोज को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट है, तो उस सूरत में क्या होगा? लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है? कि कस्टमर को आपने उधार पे और वहाँ से क्रेडिट रिकवर करना जो है वो मुश्किल हो गया, तो ये क्या है? क्रेडिट रिस्क है। नेक्स्ट पेज पे गए तो करेंसी रिस्क आ गया। करेंसी मीन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जो कि ट्रांजैक्शन रिस्क है। ट्रांजैक्शन रिस्क क्या था कि जब आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो उस टाइम पे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो है वो एडवर्स मूवमेंट आ गई। या ट्रांसलेशन रिस्क है। ट्रांसलेशन मीन फॉरेन आपकी कोई ब्रांच या सब्सिडरी है तो उसके एसेट को ट्रांसलेट करने में अगर आपको कोई लॉस हुआ, क्यों? एक्सचेंज रेट डिफरेंट हो गया, तो ये क्या है? ट्रांसलेशन रिस्क है। और इकोनॉमिक रिस्क क्या है? ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट, इंटरनेशनल कंपैटिवनेस को अगर आप मीट नहीं कर पाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो ये क्या है? इकोनॉमिक रिस्क है। मार्केट रिस्क क्या है? एक रिस्क है बिजनेस को कि अगर मार्केट के अंदर उसके शेयर की, बॉन्ड की या कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो उस वजह से जो लॉस हुआ, ये क्या है? मार्केट रिस्क है। मीन आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी या कोई एसेट बाय किया था या कोई बॉन्ड्स बाय किए थे और उसकी अगर मार्केट में वैल्यू कम होगी तो उस वजह से जो लॉस है, ये क्या है? मार्केट रिस्क है। जब कहता है मार्केट रिस्क क्या है? राइजिंग फ्रॉम एनी ऑफ मार्केट इन विच कंपनीज ऑपरेट्स इंक्लूडिंग सोर्स मार्केट, इनपुट्स, प्रोडक्ट मार्केट और कैपिटल मार्केट, मीन मार्केट की वजह से जो भी लॉस हुआ। जब कहता है मार्केट रिस्क इज दैट फेयर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मीन आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी और वहां पे अगर एडवर्स मूवमेंट की सूरत में लॉस हुआ तो ये भी क्या है? मार्केट रिस्क। प्रोडक्ट रिस्क क्या है? कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एक्सेप्ट नहीं की गई, क्यों एक्सेप्ट नहीं की गई? ड्यू टू पुअर क्वालिटी। इसके अलावा पॉलिटिकल रिस्क क्या है? ड्यू टू चेंज इन पॉलिटिकल एक्शन, मीन गवर्नमेंट चेंज होगी, नई पॉलिसी उसने बनाई, उस सूरत में आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया। प्रॉपर्टी रिस्क क्या है? डिसेंसी रिस्क, मीन आप किसी गंदे बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हो,
लाइक टोबैको के बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हो जिसको अच्छा नहीं समझा जाता, या कोई ऐसे बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हो जहाँ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है जिसको अच्छा नहीं समझा जाता, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी डिसेंसी रिस्क। फिजिकल रिस्क क्या है, आपकी इन्वेंट्री के चोरी होने का जो डर है उसे क्या नाम दिया जाएगा, फिजिकल रिस्क। मीन एसेट या इन्वेंट्री के चोरी होने का, लॉस्ट होने का, मीन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग लॉस्ट होने का जो रिस्क है, लॉस है, वो क्या है, फिजिकल रिस्क। और ट्रेड रिस्क क्या है, ट्रेड रिस्क भी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, अगर आप प्रोडक्ट अपनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे थे और रास्ते में जो है वो मिस यूज़ हो गया सामान, या चोरी हो गया, या ज़ाया हो गया, तो ये क्या है, ट्रेड रिस्क, जिसकी टाइप फिजिकल रिस्क भी है। लिक्विडिटी रिस्क क्या है, अगेन पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट की सूरत में। रेपुटेशन रिस्क क्या है कि आप गंदे बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हो या आपके बिजनेस ने कोई गंदी हरकत की है जिस वजह से आपकी रेपुटेशन इफेक्ट हुई, कस्टमर इफेक्ट हुआ। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क क्या है, ऐसा रिस्क जो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, बाकी बिजनेस को नहीं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक। और रेजिडुअल रिस्क क्या है, ऐसा रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज, रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज, मीन जो मैनेज हो ही नहीं सकता, जिसको अवॉइड करना है, वो क्या है, रेजिडुअल रिस्क। तो टर्म्स एग्जामिनर जो है वो कहीं क्वेश्चन में कोई 1-2 नंबर के लिए कोई टर्म इस तरह की टेस्ट कर सकते हैं। और यूँ मिला के हमारा रिस्क का एरिया जो है वो हो गया कंप्लीट। एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद हमारा ये P1 वाला एरिया जो था, गवर्नेंस रिस्क एथिक्स वाला, ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम आगे चले जाएंगे बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी के एरिया में। सो बीपीपी किट में एक क्वेश्चन हमें मिलेगा, बीपीपी किट में क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास, ब्रांड्स कॉम्बे। ब्रांड्स कॉम्बे, सो रिस्क एरिया में जो जो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, एक हमने ब्लप क्वेश्चन कवर किया है किट से, एक हमने या क्वेश्चन कवर किया है किट से, एक हमने H&Z क्वेश्चन कवर किया है किट से, एक हमने YGT क्वेश्चन कवर किया था किट से, एक हमने कोस्टल ऑयल कवर किया था नोट से, और एक ये क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं ब्रांड्स कॉम्बे। सो ये नोट से था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन किससे थे, किट से थे, और मिला के ये कोई 6 क्वेश्चन हमारे पास बन जाएंगे रिस्क के एरिया से रिलेटेड। जी क्वेश्चन 18 है मेरे पास, ब्रांड्स कॉम्बे, पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 7 मार्क्स एंड पार्ट सी फॉर 8 मार्क्स। और हमें पहले पार्ट ए रिक्वायरमेंट रीड करके सिनेरियो को रीड करना है। Requirement A of the question for 10 marks, explain the functions and role of a risk committee with an effective corporate governance framework। तो रिस्क कमेटी का फंक्शन या रोल क्या है, तो रिस्क कमेटी का एक तो फंक्शन है कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो इवैल्यूएट असेस करना और उसके अकॉर्डिंगली बोर्ड को रिकमेंडेशन देना। इसके अलावा इसका फंक्शन है क्या, वही जो 6 पॉइंट थे, डिफाइन करना रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी, हाउ मच रिस्क कंपनी कैन अफोर्ड, आइडेंटिफाई करना बिजनेस रिस्क को, कौन से बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंस, तीनों तरह के, प्रायोरिटाइज करना रिस्क को कैसे अकॉर्डिंग टू रिस्क कैपेसिटी, कंट्रोल करना रिस्क को कैसे प्रॉबिलिटी इम्पैक्ट देखते हुए कौन सा रिस्क ट्रांसफ़र, रिड्यूस, एक्सेप्ट या फिर अवॉइड करना है, और उसके बाद क्या करना, मॉनिटर करना रिस्क को, इन पॉलिसीज़ को देखना प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही, और उसके बाद रिपोर्ट करना रिस्क अगर कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की। तो 6 नंबर के लिए 6 पॉइंट तो हम ये बना देंगे। साथ वो कहता है एंड डिस्कस द एडवांटेजेस which a risk committee could add to the governance of brands कॉम्बे कंपनी। अब आपने साथ कुछ एडवांटेज भी बताने हैं कि इस कंपनी को रिस्क कमेटी क्या एडवांटेज दे सकती है, तो उसके लिए हम सिनेरियो पढ़ के देख लेते हैं कंपनी में क्या चल रहा है, रिस्क कमेटी क्या एडवांटेज दे सकती है, क्या ख्याल है। So Brands Combe company has been supplying and fitting premium bathrooms and kitchens in hotel chains throughout F-land for the past 20 years.
सो होटल की फिटिंग, किचन की या बाथरूम वगैरह की ये करने का काम करते हैं। The company started as a small family concern, but because of the rapid growth it experienced and an associated need for additional capital, it was recently listed on National Stock Exchange via an initial public offering. To remain fully compliant with the Afland Corporate Governance Code, the board established audit, remuneration, and nomination committees, which were solely populated by independent non-executive directors. However, it didn't consider it necessary to create a separate risk committee because the board believed that the remit of the audit committee included all aspects of risk management policy. The audit committee ही इसका सारा काम देख लेगी. This expansion was formally submitted to the shareholder at Branscombe Company first general meeting, and the shareholders agreed with the board's proposal. As part of its expansion strategy, the board of Branscombe Company decided it needed to enter overseas market, and in particular the developing country of G-Land. तो कंपनी एफ लैंड में ऑपरेट कर रही थी, अब वहां से जी लैंड में एंटर होने जा रही है. The reason that G-Land was selected as a suitable market was because it had experienced rapid economic growth and domestic prosperity following a discovery of rich offshore mineral deposits. कि वहाँ पे इकोनॉमी एक्सपैंड होने का चांस है, इसलिए बिजनेस वहाँ पे मूव करने जा रहे हैं. Unfortunately, this small island nation has never enjoyed a stable democratic government and is notorious for corrupt business practices, which customs officials regularly demanding bribes from both importers and exporters. मीन खुलेआम रिश्वत वहाँ पे चलती है. As a result, G-Land has a poor international credit rating. पैसे रिकवर करना भी वहाँ पे औखा है, क्रेडिट रिस्क भी हाई है, पोलिटिकल रिस्क भी है, क्रेडिट रिस्क भी है. In order to attract both domestic and foreign inward investment, the government of G-Land operates with very low level of indirect tax ताकि investor attract हों, which has stimulated the island's tourist industry and led in turn to a significant increase in hotel building. और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से होटल बन रहे हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो बिजनेस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिंग है. क्यों? हम होटल्स के अंदर क्या करते हैं, किचन बाथरूम की फिटिंग वगैरह करते हैं. So following a successful tendering exercise, Branscombe Company was awarded the contract to supply all of the bathroom equipment for a 200-room hotel currently under construction in a remote area of the island. So company को वहाँ पे contract मिल गया. The total value of the supply contract amounting to 1.8 million G-Land dollars, and it was to be paid in 3 equal installments as the bathroom were delivered to the hotel. The contract assigned responsibility for shipping the goods the 3,000 km from Afland to the island solely with the Branscombe Company, and no payment will be made until an agreed volume of goods clear G-Land customs. और वो कस्टम से गुजारना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ब्राइब के बिना वहाँ पे शायद काम चलता ही नहीं है. So further problem is that the G-Land dollar is quite volatile. उसमें फ्लक्चुएशन भी आती रहती है, मीन करेंसी रिस्क भी है. सो रिस्क कौन कौन से हैं इसके अंदर? एक तो पॉलिटिकल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, करेंसी रिस्क है, और फिर ऐसे कंट्री में आप ऑपरेट करने जा रहे हैं जहाँ पे रिश्वत ब्राइब के बिना काम ही नहीं चलता, तो रिश्वत आपको देना पड़ेगी, तो इससे रेपुटेशन भी आपकी इफेक्ट होगी. प्रॉपर्टी रिस्क भी है. क्या ख्याल है, गंदे कंट्री में आप जानबूझ के ऑपरेट करने जा रहे हो, क्या ख्याल है? और फिर 3000 किलोमीटर आपकी जो है वो शिपिंग में गुड्स मूव होनी है, तो फिजिकल रिस्क भी फेस करना पड़ता है. ट्रेड रिस्क, मेनली ट्रेड रिस्क. क्या ख्याल है? ओके. So a further problem is that the G-Land dollar is quite volatile, but recently it has been weakening against the Afland dollar. As all contract payments are to be made in G-Land currency, Branscombe Company is exposed to foreign exchange risk.
The many contract related issues amount to significant risk to Bryanscombe company, requiring effective management if the supply contract is to be a success and contribute to the company's ambitious growth target. सो रोल और फंक्शन तो हमने बता दिए। अब एडवांटेज क्या हो सकते हैं कि एडवांटेज एक तो कंपनी जो है वो नई कंट्री में जा रही है जीलैंड में, और वहाँ पे अल्टीमेटली कंपनी को डिफरेंट नेचर के रिस्क नए फेस करना पड़ेंगे, जिसमें क्रेडिट रिस्क भी है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी है, पॉलिटिकल रिस्क भी है, ट्रेड रिस्क भी है। तो ये सारे रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए यस एक सेपरेट रिस्क कमेटी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? ऑडिट कमेटी अगर अपने रूटीन फंक्शन को देखेगी तो रिस्क को शायद इतना अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाएगी, तो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए जो इन रिस्क को मैनेज कर सकें। तो उसके लिए रिस्क कमेटी कंपनी को एडवांटेज दे सकती है। एक बात, एक और पैराग्राफ बनाया जा सकता है कि रिस्क कमेटी अगर सेपरेट होगी तो इससे क्या होगा, स्टाफ जो है उन्हें भी एक अवेयरनेस मिलेगी, जिससे शायद रिस्क सिस्टम जो है वो कल्चर के अंदर एम्बेड करने में हमें हेल्प मिलेगी कि एक सेपरेट रिस्क कमेटी बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? बिजनेस रिस्क को मैनेज करने के लिए। दिस मीन हर स्टाफ को नॉलेज होगा कि रिस्क को मैनेज करने के लिए कमेटी बनाई गई है। दिस मीन बिजनेस को कोई नए नए रिस्क फेस करना पड़ रहे हैं, तो इससे स्टाफ तक जो है वो रिस्क की क्या होगी, अवेयरनेस होगी, और अवेयरनेस होने से क्या होगा, हमारा रिस्क सिस्टम जो है वो एम्बेड हो जाएगा इनटू कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 पैराग्राफ 2-2 नंबर के अगर ये बना दें, और 6 नंबर के लिए हमने ऊपर बातें कर दी, रिस्क कमेटी का रोल क्या है, तो 10 नंबर कवर होते हैं। क्या ख्याल है? पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स, एक्सप्लेन द टर्म रिस्क एपेटाइट। तो रिस्क एपेटाइट मीन हाउ मच रिस्क अ कंपनी कैन अफोर्ड। क्या ख्याल है? which depends upon 2 factors, risk attitude and risk capacity. Risk attitude, the overall approach towards the risk, and risk capacity, how much risk a company can bear in money terms. हाँ, ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स रिस्क जो है वो क्या होती है, आइदर कंपनी रिस्क सीकर होती है, मीन कंपनी गोइंग टू सीक न्यू प्रोजेक्ट्स, या फिर रिस्क अवर्स होती है, कंपनी नॉट एंटरिंग इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स। क्या कह रहा है? So and assess how the risk appetite of Bryanscombe company has influenced both its corporate strategy and the risk it has chosen to bear. तो कंपनी रिस्क सीकर है या रिस्क अवर्स है? रिस्क सीकर है। क्यों? कंपनी जीलैंड में इतने रिस्क होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवेल करने का सोच रही है, तो रिस्क सीकर अप्रोच में है। दिस मीन रिस्क एपेटाइट कंपनी का हाई है या लो है? हाई है। क्यों? कंपनी रिस्क सीकर अप्रोच पे चल रही है। लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे नए रिस्क कंपनी को फेस करना पड़ेंगे। 1.8 मिलियन जीलैंड डॉलर जो है वो कंपनी को रिस्क फेस करना पड़ेगा। तो कंपनी को इन रिस्क को मैनेज करना देखना होगा कि आइदर कंपनी के पास इतनी रिस्क